भारत विविधताओं से भरपूर है और असमानताओं से भी, पर भारत की हर समस्या का हल है इसकी एकता। हर कोई बराबर हो, धर्म, जाति, रंग, रूप, स्तर, समुदाय के आधार पर भेदभाव ना हो और सबको समान अवसर, समान अधिकार मिले और हर नागरिक के समान दायित्व भी हों। भारत जैसे राष्ट्र में ये राह कठिन है, पर हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए। इसमें भारत की एकता है और भारत की एकता पे विश्वास ही असली राष्ट्रभक्ति है और अध्यात्म का रास्ता भी। ये विचार हैं हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के। पूरे भारत को एक राष्ट्र में जोड़ना, एक सूत्र में बांधना, अगर चाणक्य के बाद किसी ने किया है तो वो सरदार पटेल ने। चाणक्य और सरदार पटेल दोनों ने सामाजिक न्याय को अपना धर्म माना। भारतीय चिंतन में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब है व्यक्तिगत कर्म, सही राह पर चलना, न्याय करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। धर्म की यही परिभाषा पूरे विश्व को भारत की देन है। भारत के प्राचीन राज्य सामाजिक न्याय को सबसे ऊपर मानते थे और इसीलिए हमारे यहाँ धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ न सिर्फ लिखे गए लेकिन उनका पालन भी हुआ। तो जब धर्म पर हमारी इतनी अटूट आस्था थी, तब फिर भेदभाव, पक्षपात, ऐसी सामाजिक कुरीतियां हमारे यहाँ कैसे शुरू हुई? मुगल आक्रमण के बाद भारत में जौहर, सती प्रथा, पर्दा और विधवाओं के साथ बदसलूकी जैसी बीमारियों ने घर कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों के राज में आई उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अंग्रेजों ने जाति, धर्म, भाषा, राज्य, व्यवसाय, इन सभी के आधार पर लोगों को डिवाइड कर उनमें फूट डाल दी। हमारी निजी भावनाओं को कुचलकर और मान्यताओं को नष्ट कर उन्होंने हमारे समाज की शांति और हमारे आपसी भाईचारे को खत्म कर दिया। ये कुप्रथाएं या सोशल इविल्स दीमक की तरह हमारे समाज में फैलती गई और इन कुप्रथाओं से लड़ने की बजाय लोग आपस में लड़ने लगे और यही अंग्रेज भी चाहते थे। हम सब जानते हैं कि विश्व की सारी सभ्यताओं में जब सामाजिक अन्याय का जोर बढ़ा तो उन सब ने कमर तोड़ दी और एक एक करके वो खत्म भी हो गई। पर आक्रमण, गुलामी, गरीबी जैसे अनेक विपदाओं के बाद भी भारत आज विश्व की एकमात्र जीवित, निरंतर चलने वाली, मजबूत और प्रगतिशील सभ्यता है। आखिर क्यों जब भी विपदाएं आई इस भूमि पे उतने ही समाज सुधारकों ने जन्म लिया। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा आमटे, विनोबा भावे जैसे समाज सुधारकों ने अपनी चेतना से उन कुप्रथाओं के खिलाफ समाज को लड़ने के लिए प्रेरित किया और उनका विनाश भी किया। चाणक्य और सरदार पटेल दोनों का ये मानना था कि सामाजिक न्याय राज्य और प्रजा दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरदार पटेल का ये मानना था कि सरकार और प्रजा का जो रिश्ता होता है वो पिता और पुत्र की तरह होता है। जहां सरकार को एक पिता की तरह अपने प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए, वहीं पर प्रजा को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज हम देखेंगे कि किस तरह भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए कदम उठाए और दूसरी तरफ भारत के आम लोगों ने सामाजिक न्याय को अपना कर्तव्य, अपना दायित्व समझते हुए पूरे साहस और निष्ठा के साथ अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विजय भी हासिल की। समाज में महिलाओं का स्थान क्या हो? मुगल और ब्रिटिश राज के बाद औरतों के गिरे हुए स्तर को दोबारा कैसे उठाया जाए, उन्हें दोबारा कैसे सशक्त किया जाए, नारी शक्ति के हमारे विश्वास को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए, इसको लेके चिंतक, समाज सेवक और हमारे सरकारों ने भी काम किया है। इसलिए हमारे संविधान में भी महिलाओं को बराबर के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ बोलने की, अभिव्यक्ति की, व्यापार की और व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये सभी उनके मौलिक अधिकार हैं। इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा उसके निवारण का प्रावधान है। संविधान के साथ साथ
हमारे देश का कानून भी महिलाओं को कई विशेष अधिकार देता है। महिलाओं की गरिमा और शिष्टा उनका बुनियादी अधिकार है। कार्यक्षेत्र में उत्पीड़ा और घरेलू हिंसा से रक्षा उनका बुनियादी अधिकार है। यौन शोषण और हमले के मामले में उनके नाम और पहचान की सुरक्षा और मुफ्त कानूनी सहायता उनका अधिकार है। महिलाओं को सूरज ढलने के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार या पुलिस स्टेशन में रोका नहीं जा सकता। साथ ही महिलाओं को जीरो एफआईआर रूलिंग के तहत किसी भी क्षेत्र के पुलिस थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराने का और बिना पुलिस स्टेशन जाए ईमेल से या लिखकर अपनी एफआईआर दर्ज कराने का भी अधिकार है। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों दो बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। एक नन्ही कली की गर्भ में हत्या और ट्रिपल तलाक दोनों बहुत ही घिनौने अपराध हैं। लेकिन भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कदम उठाया, जिसके चलते न सिर्फ महिलाओं के सेक्स रेशियो में बदलाव आया है, बल्कि लड़कियों की पढ़ने की वजह से समाज में एक अंदरूनी सुधार आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया कन्या भ्रूण हत्या जैसे अमानवीय अपराध को रोकने के लिए। हमारे देश में ये एक बहुत ही व्यापक प्रथा थी, जिसकी वजह से कई राज्यों में चाइल्ड सेक्स रेशियो खतरनाक तरीके से बिगड़ गया था। यह अभियान 161 जिलों में चलाया गया, जिनमें से 104 जिलों में सेक्स रेशियो में सुधार दर्ज किया गया। इस अभियान से कई राज्यों में कन्याओं को शिक्षित करने के स्तर में भी सुधार आया है। साथ ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक क्रांतिकारी फैसले ने सदियों से महिलाओं के साथ हो रहे तलाक-ए-बिदात जैसे घोर अत्याचार को मिटाने की पहल की है। इस फैसले के तहत तलाक-ए-बिदात या ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया है। ट्रिपल तलाक से अपना विवाह तोड़ने वाले मर्दों को भी अब 3 वर्ष की सजा होगी और उन्हें दंड भी भरना पड़ेगा। सरकार के साथ भागीदारी अपना दायित्व और अपना कर्तव्य समझते हैं भारत के जनमानस। मैं आज आपको मिलवाने वाली हूं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने भारत में चल रही कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। यूं तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तभी मद्रास देवदासी एक्ट लागू हो चुका था, लेकिन शायद कहीं न कहीं इसके अंश रह गए थे। आज हम मिलेंगे एक ऐसी महिला से जो जब 7 साल की थी तभी उन्हें देवदासी बनाया गया था, और जब तक वो 17 साल की हुई वो 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। जिंदगी भर उन्होंने शोषण सहा, लेकिन फिर भी इस कुप्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आज न जाने कितने लड़कियों को उन्होंने देवदासी बनने से बचाया है। आइए मिलते हैं कर्नाटक की समाज सेविका पद्मश्री सितवा जोदत्ती से। बड़ी हसर सीरी ದಂಡಿ ಕಟ್ಟೋದ ಕಾಲುಂಗ್ರ ತಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಂಗೆ ಚಂದ ಅನಿಸ್ತಾ। जब मैं दूसरी कक्षा में थी तब मुझे हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, गजरा, बिंदी, पायल ये सब पहनकर स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाले लोग मुझे चिढ़ाते थे और कहते थे कि तुम्हारे पति कौन है। शुरुआत में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तब मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैं 6 बहनों में सबसे छोटी थी। 5 की शादी हो गई थी। घर में खर्च और राशन मिलता रहे, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे देवदासी बना दिया। उस समय 3013 औरतें देवदासी थीं और हर देवदासी के बनने का कारण अलग अलग था और सब अपने परिवार वालों के कारण ही इस प्रथा से जुड़ी थी। देवदासी बनने के बाद भी मैं लोगों के घर के अधिकतर काम करती थी और सिलाई बुनाई भी करती थी, लेकिन धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग मेरे माँ बाप के कान भरने लगे कि बाकी की बेटियां जो देवदासी हैं उनको बेहतर जिंदगी, बेहतर रकम और सोना मिल रहा है। ये सुनकर वो लालच में आ गए। ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ। ಆದ್ರೂ ನಾ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತ। लोगों ने मेरे माँ बाप को बोला कि वो मेरे लिए आदमी ढूंढ के लाएंगे। बदकिस्मती से मेरे पिताजी की तबीयत उस समय बहुत खराब चल रही थी। मुझे नहीं जाना था किसी और के साथ, लेकिन पिताजी की हालत देख के मुझे उस आदमी के साथ जाना पड़ा। ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮಗಳಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸರಿಗೆ
और उस आदमी ने मेरे घर में लोगों को कुछ पैसे वैसे दिए और मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती की। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಒಬ್ಬರು ಬಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ पिताजी को इस बात से बहुत दुख हुआ और वो सह नहीं पाए और उसी समय उनका देहांत हो गया। ತಿಂಗಳೊಳಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಡೆತ್ ಆದ್ರ ನಂತರ ಅದೇನು ಒಬ್ಬರು जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब मैं सिर्फ 14 साल की थी और तभी मैं गर्भ से भी हो गई। 14 ವರ್ಷ ನನಗ 14 ವರ್ಷದಾಗ ನನಗೇನು ತಿಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। 1991 ಇಸ್ವಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮೈರಾಡದ 1980 में कर्नाटका राज्य महिला निगम के कुछ लोग मेरे गांव में आए और उनको देखकर हम सभी डर गए। वो लोग हमारे महिला सरपंच से मिले और बोले कि वो गांव की लड़कियों को देवदासी प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं, उन्हें हमसे सपोर्ट चाहिए। ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು, ಆ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದೆವು। ದೇವದಾಸಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು। ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆವು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ इसके बाद हमने उनसे सवाल किया कि हम देवदासी मुक्ति के बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने हमें समझाया कि हमें कई तरह की ट्रेनिंग देंगे जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें। उसके बाद अगर हमें अपना कुछ काम शुरू करना हो तो वो हमारी बैंक से लोन दिलवाने में या सरकार से सब्सिडी दिलवाने में मदद कर सकते हैं। मैंने डिजाइनिंग का कोर्स किया है, इसलिए मैं यहाँ महिलाओं को सिलाई बुनाई का काम सिखाती हूँ। इनकी मदद करना मुझे अच्छा लगता है। आखिर मैं भी देवदासी थी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद परिवार वालों के कारण मुझे देवदासी बनना पड़ा था। सितव्वा जी मेरी सास को जानती हैं, उनकी वजह से ही मुझे यहाँ स्टिचिंग का काम सीखने को मिला। बाहर 500 रुपए लेते हैं, यहाँ सिर्फ 200 रुपए में ही ट्रेनिंग हो जाती है। देवदासी मुक्ति सिर्फ इस इलाके में काम करने से खत्म नहीं होगा, इसको हर जगह से खत्म करना जरूरी है। कर्नाटका में सोनदत्ती नाम की एक जगह है जहां देवदासी प्रथा चलती आई है, इसलिए इस परंपरा को जड़ से उखाड़ना जरूरी है। सितव्वा ने मुझे ढूंढा, मैं भीख मांग के अपना पेट भरती थी। मैं भी देवदासी थी और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। सितव्वा ने मुझे देवदासी से मुक्त कराया, मुझे छत दी, काम सिखाया। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मैं भी देवदासी थी। मुझे गांव के बाकी मर्दों के साथ संबंध रखने के लिए मजबूर किया जाता था। मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं थी। फिर सितव्वा ने मुझे अपने साथ लिया, मुझे ट्रेन किया, अब मुझे भी इज्जत मिलने लगी। पढ़े लिखे लोगों, यहाँ तक कि वकीलों को देवदासी के बारे में पता नहीं था। हम सारी महिलाएं इकट्ठा होकर उनसे मिली और हमारी स्थिति के बारे में उनको जानकारी दी। उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हमारे यहाँ एक स्वामी जी होते हैं जो हमारे गले में मोतियों की माला पहनाते हैं, जिससे पता चलता है कि हम देवदासी हैं। हमारी एकता से हमने उनकी मानसिकता को बदलने की लड़ाई लड़ी। हमने निश्चय किया कि हमें देवदासी स्वीकार नहीं है और ये कानून के खिलाफ भी है। इससे जिन स्वामी ने हमें देवदासी बनाया वो मजबूर हो गए हमारे गले की मोतियों की माला को वापस अपनी झोली में डालने के लिए, और हम देवदासी मुक्त हो गए। ये हमारे एकता और निश्चय का ही फल है कि हम आज समाज की इस परंपरा से मुक्त हो गए हैं। हमारा उद्देश्य हर देवदासी को सम्मान और आर्थिक स्तर पर मदद करने का है। हम उनको स्किल ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाते हैं और इसके लिए 500 रुपए प्रति माह हर देवदासी को सब्सिडी भी मिलती है।